Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce with this side Professor Rohit Kapoor, and today we are going to talk about on a very interesting subject, not topic. So yeah, we are starting with a new subject, that is economics. Alright, I got a lot of requests from all of you कि हमें इकोनॉमिक्स का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएं जो हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, और 12th के स्टूडेंट्स जानते हैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है? यस, नेशनल इनकम। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम। जैसे कि इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे नेशनल इनकम को जो हमने बना के बैठा, ओ माय गॉड, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आफ्टर दिस वीडियो आई कैन बेट यू 50% ऑफ योर डिफिकल्टीज विल बी रिमूव्ड। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैंने इस वीडियो को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, so that you all will get to understand what is the exact logic behind national income and how we can calculate the national income in a very very simple manner. So today we are going to talk about the part A of the chapter national income. All right, अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए चीजें और आसान होने वाली है। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीके से। ऑल राइट, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो वर्ड डिनोट करता है ना, वो बताता ये है कि हमें एक नेशन की इनकम को निकालना है। अब मान लो एक है ए, जिसको बोलते हैं हम मोटू, एक है मोटू और एक है पतलू। ठीक है, एज यूजुअल जो हमारी एग्जांपल चलती है। मोटू की अपनी इनकम है, पतलू की अपनी इनकम है। मोटू कह रहा है भाई मैं तो 10,000 रुपए कमाता हूं यार एक महीने का। पतलू कहता है यार मैं एक महीने का 15,000 कमा लेता हूं। और इसकी एक आमदन कितनी हुई, इनकम कितनी हुई, 1,20,000 एक साल की। इसकी हुई 1,80,000 रुपए। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको 12 से। अब पॉइंट ये है कि ये इनकी पर्सनल इनकम है। हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। पहले बात करते हैं एक बंदे की 131 करोड़ की आबादी है, 131 करोड़। अब उसकी इनकम की बात करेंगे आज। एक तो मेरी इनकम है, मैं बोलता हूं यार मेरी जेब में थोड़े पैसे रहते हैं, ये मेरी इनकम है जो मैं निकाल रहा हूं, इतने मेरे एक्सपेंसेस होते हैं यार, इतना मेरा रेवेन्यू हो जाता है, थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो जाती है। बट अभी बात करने वाले हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम का मतलब मैक्रो लेवल पे देखना है अब कि किस देश की कितनी इनकम है, और उसके लिए कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में हमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दो चीजें हम इसमें मान के चलते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम का पॉइंट ये है कि इसमें सारी फैक्टर इनकम्स होनी चाहिए। कौन सी इनकम होनी चाहिए? फैक्टर इनकम। समझाता हूं क्या होता है फैक्टर इनकम। सेकंड, हमारा वो बंदा जो कर रहा है वो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। वो बंदा अगर रेजिडेंट होगा हमारी कंट्री का, उसी की इनकम ऐड करूंगा और फैक्टर इनकम होनी चाहिए वो। सिंपल। पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ? हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है। आप 11th में पढ़ के आए हो, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, 4 ही है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो आपको इनकम आ रही है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोलते हैं, प्रॉफिट, इसकी जो इससे इनकम आ रही है हमारे इंडियन रेजिडेंट्स को, उसी को काउंट करके क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। अब पॉइंट ये, रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, ये 4 चीजें हैं हमारी जो पूरी रोटेट होती हैं पूरे इंडियन इकोनॉमी में। रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट। रेंट दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं, इंटरेस्ट दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं, प्रॉफिट दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं, और वेजेस ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। ये मेरी फैक्टर इनकम हो गई। अब बात करते हैं रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जिसकी इनकम कैलकुलेट करनी है वो बंदा हमारे इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। आजकल का कल्चर बता देता हूं, हमें तो कनाडा जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें पीआर लेनी है। क्या लेनी है? पीआर। भागा दौड़ी चल रही है, भागा दौड़ी चल रही है।
मेरे को ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेनी है, मेरे को कनाडा की पीआर चाहिए, मेरे को 20-25 लाख रुपए लगा के वहां चले गए, वहां पीआर, बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। वो यही है भाई साहब, जो हम ड्रामे कर रहे हैं ना, वो ये होते हैं। रेजिडेंट ऑफ हर कंट्री, पीआर को बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंस। अगर कोई बंदा वहां का पीआर हो जाता है तो वहां की नेशनल इनकम में भी काउंट होता है। इसका रेजिडेंट जानने का मतलब क्या है? सबसे पहला, अगर मुझे ये जानना है इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, अगर कोई बंदा 1 साल से इंडिया में है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो बंदा 1 साल से इंडिया में है, 1 साल या उससे ज्यादा, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बोले तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो प्रोड्यूस भी यही करता है, कंज्यूम भी यही करता है, इन्वेस्ट भी यही करता है। प्रोडक्शन भी करता है, या तो बिजनेसमैन होगा, या वो इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टमेंट यहां कर रहा है, या वो कंज्यूम यहां पे कर रहा है पिछले 1 साल से, तो वो रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री है। समझ गए? अब एक सिंपल सी एग्जांपल, आप बोलोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन सा बंदा रेजिडेंट है कौन सा नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं जिससे दिमाग में फिट हो जाएगा कौन सा रेजिडेंट है कौन सा नहीं। समझे? चलो मान लो यहां पे भी इंडियन एम्बेसी होती है, बाहर भी इंडियन एम्बेसी होती है, ठीक है। अब मान लो यूएस की एम्बेसी है इंडिया में, यूएस की एम्बेसी है इंडिया में, इंडिया की एम्बेसी है यूएस में, यूएस एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, यूएस की एम्बेसी है इंडिया में, इंडिया की एम्बेसी है यूएस में। अगर इंडिया का कोई बंदा, किसका बंदा? इंडिया का कोई बंदा यहां काम कर रहा है यूएस एम्बेसी में, मेरी कंट्री का कोई बंदा यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, वो इंडियन सिटीजन है। अगर बाहर का कोई बंदा फॉरेन का इंडिया में यूएस की एम्बेसी में काम कर रहा है, वो फॉरेनर है। सीधा सीधा बात बताऊं, जो गोरे होते हैं वो फॉरेनर्स हैं, जो इंडियन होते हैं वो इंडियन रेजिडेंट है। कोई भी गोरा अगर यहां रह रहा है इंडिया में, फॉरेनर बोल लो, एनआरआई बोल लो, अच्छा नाम यूज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा इस कंट्री का, अगर वो 1 साल रह लेता है। नहीं तो सारे आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे अलग अलग स्टेट्स के लोग, वो सारे कहां होंगे? हमारे इंडियन सिटीजन। समझ आ गया? रेजिडेंट ऑफ कंट्री का मतलब मेरे यहां के लोग बाहर जाके काम करें चाहे, उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है, उनकी नेशनल इनकम काउंट होगी, उस बंदे की इनकम काउंट होगी जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। क्लियर हुआ? दैट इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम में एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रांसफर इनकम को बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। किस इनकम को काउंट नहीं करना? ट्रांसफर इनकम। अब बोलोगे सर ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम मतलब कोई गिफ्ट, कोई ग्रांट, कुछ ऐसी मिली जिसकी मेरी अर्निंग बनती नहीं थी। मेरे को कोई 500 करोड़ रुपए देगा फ्री के, सर आप रख लो, तो मैं वो शो नहीं करूंगा अपनी नेशनल इनकम में, मैं अपनी इनकम में नहीं शो करूंगा, मेरा नेशन मेरी नेशनल इनकम में शो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसफर इनकम हम शो नहीं करते। जो अर्नड होती है, कमाई है मैंने खुद, सिर्फ वही इनकम जोड़ेगी। ट्रांसफर इनकम अनअर्नड होती है, मैंने कमाई नहीं, फ्री में कोई दे गया, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ध्यान से जब क्वेश्चन करेंगे उसको ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर इनकम, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जब भी आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन करोगे या जब भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बन जाना है इकोनॉमिस्ट। मैं हूं मार्शल का भाई, मार्शल, जेएम केन्स, क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल थ्योरी, मैं भी उनके जैसा ही हूं, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूं, मैं भी अब उनके तरीके से ही सोचूंगा, तभी आप कोई थ्योरी या किसी चीज का प्रॉपर एनालिटिक्स कर पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं एक स्टूडेंट हूं, इसको मुझे याद करना है, पेपर में लिखना है, तो कॉन्सेप्चुअली नॉलेज नहीं मिलेगी, और जो 95% का सोच के चल रहे हैं ना, वो नहीं होगा। समझ आया? इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट कब होता है? जब क्रैम करते हो। समझने में तो 1 मिनट लगता है, क्रैम करने में लगता है 1 घंटा। समझना तो 1 मिनट का काम है। ये चीज ऐसे बढ़ रही है, ऐसे कम हो रही है, ये चीज ऐसे कम हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, समझ लिया। अब रट्टा मारना पड़ेगा तो 1 घंटा। ओ अच्छा, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे। दिस इज नॉट द वे वी आर गोना स्टडी। ऑलराइट, सो हमें चीजों को समझना है। ये फैक्टर इनकम है और ये नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट है। हमें नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री की इनकम ऐड करनी है और फैक्टर इनकम ऐड करनी है, ना ट्रांसफर इनकम ना नॉन रेजिडेंट। क्लियर हुआ? चलो ग्रेट।
अब बात करने वाले हैं हम हमारे अगले टॉपिक, इसी के अंदर 3 टॉपिक करवाने वाला हूं आपको। वहां पे एग्रीगेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो हम कंफ्यूज रहते हैं ना, जीडीपी एनडीपी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एनपी, जीडीपी, सर ये क्या है जीडीपी एनपी? अब मैं यही समझाने वाला हूं ये कौन से एग्रीगेट्स हैं और बहुत सिंपल तरीके से इनको कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। अब मैं एग्रीगेट करवाने वाला हूं, ध्यान से समझना और इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। 3 एग्रीगेट करवाने वाला हूं। पहला एग्रीगेट क्या बोलता है? ग्रॉस नेट, पहला एग्रीगेट। दूसरा एग्रीगेट डोमेस्टिक नेशनल। तीसरा एग्रीगेट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें ना आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे जिन्होंने चैप्टर थोड़ा बहुत देखा है, और वो बोलते हैं सर ग्रॉस से नेट जाना है, नेट से ग्रॉस, एमपी से एफसी, डोमेस्टिक से नेशनल। सर इतनी चीजें कैसे याद करेंगे, पेपर में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूं क्रैम मत करना, वीडियो समझना अच्छे से, यहां से ऐसे पहुंचना है। लॉजिक क्या है? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, कैसे पहुंचना है, लॉजिक क्या है, अच्छे से समझना। पहले मैं बताने वाला हूं ग्रॉस और नेट, हर एक में मैं एग्जांपल देने वाला हूं और एग्जांपल को लिख लोगे तो ये कभी नहीं भूलोगे। पहला ग्रॉस से जाना है नेट, ग्रॉस से नेट पहुंचना है। आपने बिल्डिंग पढ़ा है, आपने एसेट्स के बारे में बहुत पढ़ा है। आप मेरे को ये बता सकते हो, अगर मैं आज मशीन लेके आया हूं 10 लाख रुपए की, उसकी 1 साल बाद वैल्यू कम होगी गिरेगी? गिरेगी, कम होगी, एक ही बात होती है, कम हो जाएगी, है ना। जब मैं लेके आता हूं उसकी ग्रॉस वैल्यू होती है शुरू में मान लो 10 लाख रुपए। नेट बनाने के लिए नेट वैल्यू जब निकालनी होती है उसमें से माइनस कर देते हैं हम डेप्रीसिएशन। मान लो ये 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन, वैल्यू कितनी रह गई? 9 लाख रुपए। किसकी? मशीन की। ये मशीन की वैल्यू है। जब मैं मशीन लेके आया, मशीन थी 10 लाख रुपए की, डेप्रीसिएशन माइनस किया 1 लाख, नेट वैल्यू होगी 9 लाख रुपए की। ये एक मशीन की बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है पूरे नेशन में। तो नेशन में ये मशीन की वैल्यू मैंने एग्जांपल ले ली, ग्रॉस वैल्यू 10 लाख, ग्रॉस से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दोगे तो नेट आ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू में डेप्रीसिएशन ऐड होता है, नेट में नहीं होता। अगर अब ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रीसिएशन को लेस कर दोगे, नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर। अब बोलो सर कहां ऐड करना है, कहां लेस करना है, वो बाद में बताऊंगा। अभी ये समझो किसको लेस करना है, क्यों करना है। ग्रॉस से नेट जाना है डेप्रीसिएशन को माइनस, नेट से ग्रॉस जाना है डेप्रीसिएशन को प्लस। लॉजिक क्या है मैंने आपको बता दिया, डेप्रीसिएशन की वैल्यू हमेशा माइनस होती है जब भी आप ग्रॉस से नेट जाते हो। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो ग्रॉस से आपने मशीन की वैल्यू लेनी है, 10 लाख से 1 लाख तो 9 लाख रह गया। ये नेट है, ये ग्रॉस है। आपका नेट से ग्रॉस बनाना है, 9 से 10 पे जाना है तो 1 लाख प्लस करना पड़ेगा, 10 से 9 पे आना है तो 1 लाख माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक होती है ये, नेशनल हो गया ये। यहां से यहां जाना है ऐड करना पड़ेगा, यहां से यहां आना है लेस करना पड़ेगा। छोटे से बड़े पे जाना है ऐड कर दूंगा, बड़े से छोटे पे आना है तो माइनस कर दूंगा। सिंपल ना। बड़ा डोमेस्टिक, छोटा नेशनल, बड़ा नेशनल, बड़ा डोमेस्टिक, छोटा। अब ऐड लेस करना किसको है उसकी बात करते हैं। अब ना मैं आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का थोड़ा सा हेडिंग बता देता हूं। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब है, नेशनल इनकम का क्या मतलब है। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो मेरी टेरिटरी में हुई है, मेरी टेरिटरी के अंदर अंदर हुई है, वो इनकम को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। सर टेरिटरी मतलब अगर मैं यहां खड़ा हूं, मतलब आप ये कह रहे हो बॉर्डर नहीं, यहां पे डेमोग्राफिक टेरिटरी की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हो रही है। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब मैं जहां पे कंट्रोल कर सकता हूं तो वो मेरी टेरिटरी है। मैं बोलूं आज मेरा पाकिस्तान पे कंट्रोल है तो इंडिया पाकिस्तान मर्ज हो जाएगा। जिस कंट्री पे मैं कंट्रोल कर लूंगा वो मेरी हो जाएगी, जिस पे नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा खुद का एरिया ही रहेगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब, मैंने नेशनल इनकम का एक पॉइंट कराया था, रेजिडेंट ऑफ कंट्री होना चाहिए तभी काउंट होगा नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक में वो पता क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है अगर मेरी टेरिटरी में हुआ है ना
चाहे वो रेजिडेंट है बंदा, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, फिर भी काउंट होगा। डोमेस्टिक इनकम क्या कह रहा है, मेरी टेरिटरी में अगर हुआ है तो वो मेरी डोमेस्टिक इनकम है, चाहे वो बंदा रेजिडेंट है चाहे वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा, नेशनल में नहीं होगा, सिर्फ डोमेस्टिक में होगा। अब बात करते हैं, मैंने एम्बेसी की एग्जांपल दी थी, यूएस एम्बेसी है इंडिया में, इंडियन एम्बेसी है यूएस में। आप ध्यान से समझना, इंडिया में है यूएस की एम्बेसी, मान लो दिल्ली में है, इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, क्या इंडियन गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ गुड्स? कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, क्योंकि यूएस की एम्बेसी है। समझ रहे हो किसकी एम्बेसी है? यूएस की, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, तो इंडिया वालों का कंट्रोल नहीं है। अगर यहां पे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो हमारी नहीं है। अब यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, मेरी एम्बेसी यूएस में है, मेरे बंदे वहां काम कर रहे हैं, वो मेरी टेरिटरी से बाहर है डेमोग्राफिक। यूएस कहां है, इंडिया कहां है, 15,000 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इंडिया यूएस, समझ रहे हो, मेरी एम्बेसी वहां पे है, जो वहां इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम मानी जाएगी डोमेस्टिक इनकम में, चाहे वो मेरी टेरिटरी नहीं है, मेरी डेमोग्राफिक टेरिटरी नहीं है, वो मेरे एरिया में नहीं आता। इंडिया का पूरा जितना स्क्वायर मीटर हमारा डिस्टेंस है उसमें नहीं आता, बाहर की कंट्री में मेरी एम्बेसी है, वहां जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी काउंट होगी किसमें, डोमेस्टिक इनकम में, चाहे वो मेरी टेरिटरी बन रही है या नहीं बन रही। क्लियर हुआ? दूसरा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में मैंने आपको पहले ही बता दिया, फैक्टर इनकम्स होंगी, रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, 4 फैक्टर। दूसरा, इसमें सिर्फ रेजिडेंट होना चाहिए बंदा, मेरा रेजिडेंट हो मेरे इंडिया का, चाहे वो यहां है चाहे वो कहीं भी है, अगर वो रेजिडेंट है ना इंडिया का, यहां काउंट होगा। ऊपर मैंने क्या बताया, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, मेरी टेरिटरी में हुआ तो मैं मान लूंगा उसको अपनी डोमेस्टिक इनकम। क्लियर हो गया? अब इसका करना क्या है, हमें जाना है, यहां गए थे हम जी से नेट या नेट से जी, यहां जाना है डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक। मैंने आपको बताया था ये है डोमेस्टिक, ये है नेशनल, तो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर डोमेस्टिक को नेशनल पे जाना है तो ऐड हो जाएगा, यहां से डोमेस्टिक से नेशनल ऐड, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस। किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है मैंने बता दिया, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ अगर कोई दिक्कत है हमारी पेमेंट्स इनकम, उसको ऐड या लेस करेंगे। अगर डोमेस्टिक है जाना है नेशनल पे तो ऐड होगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये ध्यान रखना, मैंने स्पेशली क्या लिखा है, फ्रॉम, हाईलाइट कर दे रहा हूं, फ्रॉम लिखा है। मेरे को इनकम आ रही है तो ऐड होगी, अगर वो आ नहीं रही होगी तो ऐड नहीं होगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, so you need to make sure net factor income from abroad here is equal to that particular thing. All right, net factor income from abroad we'll talk later. So next is, अगर domestic से national बन गया, यहां आके domestic से national बना, अगर net factor income from abroad यहां पे आ रहा है, अगर national से domestic पे जाना है, national से domestic पे जाना है तो माइनस हो जाएगा net factor income from abroad, प्लस होगा अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस हो जाएगा, नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो वो, ये ध्यान रखना है, डोमेस्टिक छोटा टर्म है, नेशनल एक बड़ी टर्म है, नेशनल से डोमेस्टिक एक छोटी टर्म आ जाएगी। आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमें कि अगर मुझे एमपी पे एफसी पे जाना है या एफसी से एमपी पे आना है तो हम इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं इसके लिए। एग्जांपल है, मान लो मेरी कार का जो प्राइस है, कार का मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 7 लाख। कितना है मार्केट प्राइस? 7 लाख रुपए। ऑन रोड मेरे को गाड़ी पड़ती है 7 लाख रुपए की, इसकी जो कॉस्ट है वो है 6 लाख रुपए। मेरी कॉस्ट है 6 लाख रुपए और मार्केट प्राइस कितना है? 7 लाख रुपए। कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, प्राइस 7 लाख। ये बीच में क्या है, अगर आप गाड़ी लेने जाते हो, बाइक लेने जाते हो, आपको पता आरटीओ पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो बीच में टैक्स है। अगर फैक्टर कॉस्ट है 6 लाख, ऑन रोड गाड़ी पड़ रही है 7 लाख की,
अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, 6 लाख से 7 लाख पे जाना है, तो मैं ऐड कर दूंगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ऐड कर दूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कॉस्ट से कहां जाना है? एमपी पे। अगर 7 लाख से 6 लाख पे आना है तो माइनस कर दूंगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया? ध्यान से देखो, आपको लिखना, आप लिख भी सकते हो। पहले ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक नेशनल, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। ये ध्यान रखना है, जब ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, क्योंकि ग्रॉस होता है बहुत बड़ा, नेट होता है छोटा, तो माइनस कर देंगे। बड़े से छोटे पे जाना है माइनस, छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक मेरी टेरिटरी, नेशनल पूरा। अब डोमेस्टिक से छोटे से बड़े पे जाना है, ऐड कर दूंगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस कर दूंगा। कर दिया। किसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। फिर बात आई एमपीएफसी। मार्केट प्राइस, ये मार्कर है, इसका मार्केट प्राइस मान लो 20 रुपए है, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती होगी? 18 रुपए। 2 रुपए बीच में क्या है? टैक्स। तो ये 20 हो गया, ये 18 हो गया। 18 से 20 पे जाना है, 2 रुपए ऐड। 20 से 18 पे आना है, 2 रुपए लेस। ऐसे ही मैंने किया। मेरी गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपए मार्केट का प्राइस है, और कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए। 6 लाख से 7 लाख पे जाना है, 1 लाख ऐड हो जाएगा। 7 लाख से 6 लाख पे आना है, 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? लॉजिक समझ में आया कि कैसे हम ग्रॉस से नेट बनाते हैं, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, एमपी से एफसी, एफसी पे एमपी। दिस इज सिंपल लॉजिक। और अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके अलग अलग मेथड से, आई कैन बेट अगर आपने इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कंसेप्चुअली आप गलत नहीं हो। ठीक है, चलो, दिस इज द पार्ट ए ऑफ द नेशनल इनकम एंड आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विद डिफरेंट मेथड्स। करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आना ही आना है। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से हमें इसको 4 से 5 वीडियो में प्रिपेयर कर लेना है। प्रैक्टिकल भी करेंगे, सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे इसी वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो कीप सब्सक्राइबिंग, ये चैनल को मैक्सिमम शेयर करो। जो भी स्टूडेंट्स फीस नहीं पे कर पा रहे, या ट्यूशन नहीं जा पा रहे, या अच्छा ट्यूशन नहीं मिल पा रहा, इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझो। कहीं जाने की, कहीं भी, कहीं कोई भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, अप्लाई करो और रेडी हो जाओ आगे का पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।